कैसे सिस्टम छीन रहा है लोगों की सांसें। हो चुका है हत्यारा हमारा सिस्टम। वाकई आज कह सकते हैं कि सिस्टम की सांसें उखड़ गई हैं। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर आज हम बात करेंगे सिस्टम की। ये जो कथित मीडिया है वो जिस सिस्टम को दोष दे रहा है, आज हम उस सिस्टम की खाल उधेड़ने का काम करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिस्टम है इसको बनाया किसने है, बनाने के बाद इसको क्रियान्वित किसने किया, इसको संचालित किसने किया, जब से ये देश आजाद हुआ है इस कथित सिस्टम के ऊपर आधिपत्य किसका है, एकाधिकार किसका है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये सिस्टम खराब हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, इसके अंदर दीमक लग रही थी, घुन लग रहा था, तब वो कौन लोग थे जो कि इस सिस्टम को बर्बाद होता हुआ देख रहे थे और तालियां पीट रहे थे। ऐसे हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे और ये जो सारी बातें हम करेंगे, कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, मैं कोई तुक्का नहीं लगाऊंगा कि ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया, ये चीज नहीं। मैं आपके सामने पूरा का पूरा एक प्रूफ रखूंगा, जितने मेरे पास एविडेंस मैंने कलेक्ट करे मेरी रिसर्च के हिसाब से, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये बात अलग है कि हम लोग उतनी जहमत नहीं उठाना चाहते कि हम लोग जाएं और उसको सर्च करें, ये समझें कि वाकई में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं। तो वो सारे मैं एविडेंस आप लोगों के सामने रखूंगा। उन सारे तथ्यों को देखने के बाद ही आप ये अंदाजा लगाइएगा कि इस देश का जो सिस्टम है वो बर्बाद हो रहा है तो किन लोगों की वजह से हो रहा है, और मैं जो अपने वीडियो में आगे जो कहूंगा उसके पीछे की वजह क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा ताकि कोई डाउट आपके मन में नहीं रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं तो पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उनमें भी बहुत सारी कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप लोग जाकर वो भी देख सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें दे सकते हैं। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए उस भाषण से, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अंततः वह बुरा सिद्ध होगा, अंततः वह बुरा साबित होगा अगर उसको क्रियान्वित करने वाले लोग, उसका संचालन करने वाले लोग खराब होंगे या गलत होंगे। और संविधान चाहे जितना बुरा हो, अंततः वह अच्छा सिद्ध होगा, अच्छा साबित होगा अगर उसको चलाने वाले, उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग अच्छे होंगे। अगर आप समझदार हो तो बाबा साहब के द्वारा दिया गया इस भाषण का जो छोटा सा अंश, जो 2 लाइन मैंने आपको बताई हैं, उससे आप समझ गए होंगे कि पूरे देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है और किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है, या ये कहें कि वो कोलैप्स कर चुका था, हकीकत अब सामने आ रही है। भारत के अंदर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश में बहुत ही लंबे समय तक राज किया, उसके बाद बीजेपी आई, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सत्ता के अंदर 2 ही पार्टियां रही। केंद्र में, केंद्र की जो सत्ता है उसके अंदर केवल 2 पार्टियां रही, एक बीजेपी और कांग्रेस। आप देखेंगे आज की डेट में कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सिस्टम खराब कर दिया। आप मुझे बताइए कि अगर इस देश के अंदर आज की डेट में बीजेपी नहीं भी होती तो क्या कोविड से हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे होते? मेरा जवाब होगा कि नहीं, हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लड़ रहे होते, हमारी हालत ऐसी ही होती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बेहतर कंडीशन में जरूर होते हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के अंदर त्राहिमाम नहीं मच रहा होता। लोगों के साथ समस्याएं तब भी यही होती और अब भी यही है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के विचारधारा की पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ेगा, और विचारधारा के दायरे में रहकर अगर आप देखेंगे तो इस देश के अंदर एक ही विचारधारा रूल करती है, वो है ब्राह्मणवादी विचारधारा, वो है तथाकथित स्वर्णों की विचारधारा, वो विचारधारा जो मनुस्मृति से संचालित होती है। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो फिर आपके डाउट्स क्लियर होना स्टार्ट होंगे। अब ये चीज समझिए कि संविधान क्या करता है अपने आप में। संविधान एक प्रारूप दे देता है कि आपको इस दायरे में रहकर संस्थानों का निर्माण करना है और उस दायरे में रहकर संस्थानों का क्रियान्वयन करना है, उनको संचालित करना है। लेकिन इस देश के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, आपने देखा पिछले 2-3 बिल किस तरीके से, जो कि केवल वॉइस वोट के आधार पर पारित कर दिए गए। तो क्या इस देश के अंदर वाकई में उस संविधान का राज चल रहा है? नहीं, इस देश के अंदर मनुस्मृति का राज चल रहा है, इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी लोगों का राज चल रहा है। लेकिन ये चीज आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपके जो आंख है उसके ऊपर पार्टी का चश्मा लगा है। पार्टी यानी कि कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी। आप विचारधारा के लेवल पर आके इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट रखने की कोशिश करता हूं।
अब हम कुछ आंकड़ों के साथ बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश के जो टॉप 5 संस्थान हैं उनको किस विचारधारा के लोगों ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक हेड किया है, उसके ऊपर अपनी सत्ता काबिज रखी है, जिसमें कि हम देखेंगे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और उसके बाद आरबीआई के गवर्नर, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और उसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कितनी बार किस विचारधारा के लोग रहे हैं। इस चीज को मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने रखूंगा। भारत के अंदर टोटल अभी तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन 14 राष्ट्रपति में से आप देखेंगे उसमें से जो एक ही विचारधारा के राष्ट्रपति कितने हुए हैं। एक ही विचारधारा यानी कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसको जरा हम देखने की कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा राजेंद्र प्रसाद सर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर, जाकिर हुसैन सर, वीवी गिरी, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर उसके बाद वीवी गिरी आते हैं, फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं, फिर उसके बाद जाति आते हैं, बीडी जाटी, उसके बाद फिर उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, फिर उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह आते हैं, फिर उसके बाद वेंकट रमन आते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे शंकर दयाल शर्मा आते हैं, फिर आप उसके बाद देखेंगे के.आर. नारायणन आते हैं। ये जो है के.आर. नारायणन जो है वो बहुजन तबके से बिलोंग करते थे। फिर आप देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं, उसके बाद फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं, फिर प्रणब मुखर्जी आते हैं, फिर रामनाथ कोविंद आते हैं। ये देखें कि इनमें से जो 14 राष्ट्रपति रहे हैं उनमें से केवल 2 राष्ट्रपति बहुजन तबके के आते हैं और एक राष्ट्रपति जो है वो बहुजन विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले आते हैं, जो कि के.आर. नारायणन है। बाकी जो कोविंद है वो संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि लंबे समय तक राष्ट्रपति भवन के ऊपर जिस विचारधारा का कब्जा रहा वो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी और मनु द्वारा संचालित विचारधारा थी। इसी तरह जब हम प्रधानमंत्रियों की सूची का आकलन करते हैं तब हम क्या पाते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री रहे, फिर गुलजारी लाल नंदा रहे एक्टिंग प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, फिर उसके बाद मुरारजी आए, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह। ये एक कृषक वर्ग से बिलोंग करने वाले थे, एक शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे, यानी कि हम इनको कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि एक बहुजन विचारधारा के व्यक्ति थे। उसके बाद हम देखते हैं इंदिरा गांधी आई, फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, फिर उसके बाद वीपी सिंह आए। वीपी सिंह के बारे में मुझे नहीं पता कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी उसको हम कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक बहुजन तबके की तरफ झुकी हुई विचारधारा के व्यक्ति थे। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रशेखर जी आए, फिर उसके बाद नरसिम्हा राव आए, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर उसके बाद देवेगौड़ा आए, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर उसके बाद अटल बिहारी जी आए, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह आए, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए। अब इसमें आप देखिए कि 14 प्रधानमंत्रियों में से मात्र 2 से 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि बहुजन तबके से आए और उसमें से भी 1 या 2 ही ऐसे होंगे जो कि बहुजन विचारधारा से ताल्लुक रखते हो या बहुजन विचारधारा की तरफ उनका झुकाव हो। अब जरा हम इसको और माइन्यूटली जब हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के ऊपर 16 साल 286 दिन अपना शासन जमाए रखा। इंदिरा गांधी जी ने 15 साल 350 दिन शासन जमाए रखा। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल 4 दिन शासन जमाए रखा। नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल और 339 दिन अपना शासन जमाए रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल 80 दिन अपना शासन जमाए रखा। राजीव गांधी जी ने 5 साल 32 दिन अपना शासन जमाए रखा। पीवी नरसिम्हा राव जी ने 4 साल 330 दिन अपना शासन जमाए रखा। मोरारजी देसाई जी ने 2 साल 126 दिन और लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1 साल 216 दिन। लाल बहादुर शास्त्री जी की चूंकि मृत्यु हो गई थी एक हादसे में, इस वजह से वो अपना टेनर पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वीपी सिंह, जो कि जिनका झुकाव हम ये कह सकते हैं कि जो बहुजन विचारधारा है या सोशलिज्म की जो विचारधारा है उसके तरफ था, वो अपना 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि जो देवेगौड़ा हैं जो कि बहुजन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, मात्र 324 दिन वो शासन कर पाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे चौधरी चरण सिंह जो कि एक कृषक वर्ग से बिलोंग करते थे, शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो 170 दिन इस देश के अंदर अपनी सत्ता चला पाते हैं। जितने भी बहुजन कम्युनिटी के जो लोग थे, बहुजन विचारधारा से इन्फ्लुएंस लोग रहे, जिनमें कि 2-3 लोगों का ही नाम आता है, उन्होंने किसी ने भी अपना पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाया।
आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश ये रहती है हमेशा कि किसी भी कंडीशन में इस देश की जो सत्ता है वो बहुजन तबके के हाथ में न जा पाए। ये जो आंकड़े हमने अभी देखे ये केवल 2 ऑफिसेस के हमने आंकड़े बताए आपको, एक राष्ट्रपति भवन, एक प्रधानमंत्री भवन। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक ही विचारधारा के जो व्यक्ति हैं वही अपना टेन्योर पूरा कर पाते हैं या फिर अपना टेन्योर रिपीट कर पाते हैं। बहुजन तबके की विचारधारा या फिर बहुजन तबके से आए हुए व्यक्ति कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाते। तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इस देश का जो सिस्टम है वो बनाया किसने है? अगर इस देश के सिस्टम में खामियां हैं, मतलब कि इस देश के सिस्टम को बनाने वालों के अंदर खामियां थी, मतलब कि जो खुद की छाती के ऊपर तमगा लगा के घूमते हैं कि हम मेरिटधारी हैं, जरा उनसे पूछिए कि आपकी मेरिट किस कुन्ने में और किस बिल में जाके छुपी हुई है। चलिए अब उस संस्थान के बारे में बात करते हैं जिसके कंधों पर इस देश के लोकतंत्र का पूरा जिम्मा है, इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का जिम्मा है, और उसके अंदर बहुजन तबके के कितने लोग आज तक पहुंच पाए हैं। टोटल 48 नाम है, इसलिए मैं पूरे नाम पढ़कर तो नहीं बताऊंगा, मैं उसकी लिस्ट यहां पर लगा रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं। आज तक की डेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है उसके अंदर 48 चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। उनमें से एक भी बहुजन तबके का नाम नहीं है, आप यहां देख सकते हैं। ये केनिया, फिर उसके बाद शास्त्री, फिर उसके बाद महाजन, फिर उसके बाद मुखर्जी, फिर उसके बाद दास, फिर उसके बाद सिन्हा, फिर उसके बाद बालाचार्य, फिर उसके बाद सरकार, फिर राव, फिर वांचू, फिर हिदायतुल्लाह, फिर शाह, फिर शेखरी, फिर रे, बेग, चंद्रचूड़, उसके बाद भगवती, फिर पाठक, फिर उसके बाद वेंकट रमैया, फिर उसके बाद मुखर्जी, मिश्रा, सिंह, कन्हैया, शर्मा, राव, अहमदी, वर्मा, पूंची, आनंद, भरूचा, नाथ कृपाल, पटनायक, खरे, बाबू, लोहती, सबरवाल, बालाकृष्णन, कपाड़िया, कबीर, सत्ता शिवम, लोधा, दत्ता, ठाकुर, खरे, मिश्रा, गोगई, बोबड़े और रमन्ना। इनमें से जितने भी नाम दिया यहाँ पर लिखे हैं उनमें से कुछ के नाम ऐसे हैं जिससे कि आप बहुत डायरेक्टली उनकी कास्ट का या उनके समाज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ पर लेके चल रहा हूं 5% का, कि हो सकता है कि 5% में कोई ओबीसी कैटेगरी का पर्सन रहा होगा जो कि बना हो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी 5% का हम लेके चल रहे हैं। तब भी 95% टाइम जो है वो एक ही विचारधारा के लोग रहे हैं, या फिर हम इसमें और भी थोड़ा सा अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें कि चलिए ठीक है, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो लिबरल रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो कि इस जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है या जो मनुस्मृति की जो विचारधारा है उससे संचालित नहीं होते होंगे, तब भी इस देश के अंदर 85% बार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के रहे होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस देश की उस संस्था के ऊपर बात करेंगे जिस संस्था के ऊपर इस देश की इकोनॉमिक यानी वित्तीय जो प्रबंधन है या जो पॉलिसीज हैं उसको बनाने का या फिर उसको संचालित करने का जिम्मा है या फिर उसकी निगरानी करने का जिम्मा है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आरबीआई से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। तो आरबीआई के गवर्नर कितनी बार बहुजन समाज के लोग रहे हैं, जरा इस चीज को देख लेते हैं। अभी तक कुल 25 गवर्नर रहे हैं, और उनमें से हम देखेंगे कि कुछ जो ऊपर के जो 3 गवर्नर हैं वो आजादी के पहले के हैं, है ना, जिसमें कि स्मिथ हैं, टायलर हैं और देशमुख हैं जो कि 1943 तक रहे, तो उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो 1949 है उसमें रामाराव बनते हैं, फिर उनके बाद बनते हैं केजी अम्बेगांवकर, फिर उसके बाद बनते हैं एंगर, फिर उसके बाद भट्टाचार्य, फिर झा, फिर उसके बाद अधरकर, फिर उसके बाद जगन्नाथ, फिर उसके बाद गुप्ता, फिर उसके बाद पुरी, फिर उसके बाद नरसिम्हा, फिर उसके बाद पटेल, मनमोहन सिंह जी, फिर उसके बाद घोष बनते हैं, फिर मल्होत्रा बनते हैं, फिर उनके बाद वेंकट रमनन बनते हैं, फिर रंगराजन बनते हैं, फिर जालान बनते हैं, फिर रेड्डी बनते हैं, फिर सुब्बा राव बनते हैं, फिर रघुराम राजन बनते हैं, फिर उर्जित पटेल बनते हैं और फिर उनके बाद शक्तिकांत दास बनते हैं। 25 में से कितने बहुजन तबके से बिलोंग करने वाले गवर्नर बने हैं आज तक? एक भी नहीं है इनमें से। अब आप बोलेंगे पटेल जो है वो तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो मैं फिर यहाँ पे दोबारा से एक ये रेखा खींच दूं कि मैं यहाँ पर कास्ट के हिसाब से कम और विचारधारा के हिसाब से ज्यादा बात कर रहा हूं। तो विचारधारा को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कास्ट के हिसाब से देखें तो आज की डेट में रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि इस देश के राष्ट्रपति हैं, जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी क्या है? विचारधारा तो राइट विंग की है ना, दक्षिणपंथी उनकी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, मनुस्मृति की विचारधारा उनके ऊपर लागू होती है या वो मनुस्मृति की विचारधारा को फॉलो करते हैं।
इसीलिए मैं यहाँ पर विचारधारा के आधार पर बात कर रहा हूं। तो ये क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई विचारधारा से ही लड़ी जाती है, वहां पर आप कास्ट वगैरह लेके नहीं आ सकते, क्योंकि एक बहुजन तबके का भी व्यक्ति ब्राह्मणवादी हो सकता है और एक जो स्वर्ण तबके का व्यक्ति है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है दलित कम्युनिटी या इस देश के जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं उनके प्रति। इसीलिए विचारधारा के ऊपर आपको बात करनी पड़ेगी, विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। इसी के साथ हम अगली जो संस्था है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो संस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका पूरा जिम्मा इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की, लोकतंत्र में इस देश के आमजन का विश्वास बनाए रखने की, लोकतंत्र को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बहुजन तबके के लोग रहे होंगे? तो मैं कहूंगा कि एक भी नहीं रहा होगा। 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जिनमें से अगर हम देखें तो सुकुमार सेन, उसके बाद सुंदरम, उसके बाद वर्मा, फिर उसके बाद सिंह, फिर उसके बाद स्वामीनाथन, फिर उसके बाद शंकरधर, फिर उसके बाद त्रिवेदी, फिर उसके बाद शास्त्री, फिर उसके बाद रामदेव, फिर उसके बाद सहशान, फिर उसके बाद गिल, फिर उसके बाद माइकल, फिर उसके बाद कृष्णमूर्ति, फिर उसके बाद टंडन, फिर उसके बाद गोपाल स्वामी, फिर चावला, कुरैसी, संपत, वर्मा, जायदी, ज्योति, रावत, अरोरा और चंद्रा। इन सारे नामों को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका हिस्सा इस देश की जो बड़ी संस्थान है, जो महत्वपूर्ण संस्थान है, उनके अंदर रहा है। मैं कहता हूं नाम मात्र के लिए भी नहीं है, नाम मात्र के लिए भी। इसी सिलसिले में कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं, जो कि मैं इस किताब से रख रहा हूं, मंडल कमीशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब का रिव्यू किया जा चुका है, आप लोग जाके एक बार देखिए। इस किताब के ऊपर हमने डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के साथ भी चर्चा की है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं इस किताब के ऊपर मैंने। इस किताब को आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। अब इस किताब के पेज नंबर 33 पर लिखा हुआ है, आरटीआई के दस्तावेज के मुताबिक ओबीसी वर्ग का एक भी अधिकारी केंद्रीय मंत्रालय में सचिव व अतिरिक्त सचिव स्तर पर नहीं था। सचिव पद पर सामान्य वर्ग के 110 और SC ST के 2 अफसर कार्यरत थे। अतिरिक्त सचिव पद पर 106 अधिकारी सामान्य वर्ग के और 5-5 अधिकारी SC ST वर्ग के थे। कुल मिलाकर इन मलाईदार पदों पर नियुक्ति पाने वाले में 82% अधिकारी सामान्य वर्ग के थे, जबकि 5.40 पिछड़ा वर्ग के और 8.63% अनुसूचित जाति वर्ग के पहुंचे थे। अब इस चीज को समझिए आप कि इस देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर 82% जो लोग हैं वो कथित स्वर्ण तबके से लोग जाते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जाते हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग जाते हैं। तो फिर इस देश का सिस्टम आज अगर खराब हो रहा है, आज अगर कोलैप्स हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के अगर आज की डेट में जो लोग हैं वो बिना ऑक्सीजन के बाहर मर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी इस देश के तथाकथित मेरिटधारी लोगों की है। और ये आपको सवाल उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाओगे तो कल के दिन हो सकता है कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, नाना नानी, दादा दादी, किसी की भी जान जा सकती है। अगर आप इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं बना सकते हो तो याद रखना, आपको नौकरी मिल गई होगी, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई होगी तो बड़े खुश होंगे और वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, तो वो लोग नहीं करते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप आज जोखिम नहीं भी लेना चाहते हो तो कल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आपका बेटा PhD करने के बाद भी कहीं किसी नाले को साफ कर रहा होगा, कहीं किसी के यहाँ बेलदारी कर रहा होगा, तो आपको तकलीफ होगी। तो इस चीज को समझिए और आज की डेट में आवाज उठाइए। अगर नहीं उठाओगे तो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, पहले ही हो चुकी हैं। आज की डेट में आपको ये सवाल उठाना पड़ेगा कि इस देश का जो सिस्टम है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर इस देश के ब्राह्मणवादी वर्ग का सबसे ज्यादा योगदान रहा। इस देश का जो सिस्टम है उसके अंदर इस देश के ब्राह्मणवादी लोगों का वर्चस्व है, वो चाहे किसी भी संस्थान को आप उठा के देख लीजिए। अभी मैंने आपके सामने वो आंकड़े पेश नहीं करे जिसमें कि हम स्टेट वाइज हम देखेंगे कि स्टेट में किस किस स्टेज में कितनी बार बहुजन तबके के लोग पहुंचे हैं, बहुजन तबके के भी किस विचारधारा के लोग पहुंचे हैं, तब आपको पता चलेगा वो शून्य है, नग्न है उनकी गिनती। इक्का दुक्का कोई उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां पर बहुजन तबके की विचारधारा का कोई मुख्यमंत्री बना हो, और अगर बने भी होंगे तो बहुत ही लिमिटेड होंगे, जिनकी गिनती 1-2 के अलावा कुछ भी नहीं होगी। साथ में हमें यह भी सवाल उठाना पड़ेगा कि इस देश का जब पूरा सिस्टम करप्ट हो रहा था, करप्शन हो रहा था, लोग पैसा लेके भाग रहे थे, तो वो लोग जो पैसा लेके भाग रहे थे वो किस समाज के लोग थे, किस जाति के लोग थे, किस विचारधारा के लोग थे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसी के साथ फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम की कमियों को छुपाने का काम किसने किया। जब इस देश का सिस्टम पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो चुका था, अंदर ही अंदर इस देश के सिस्टम को दीमक खा रही थी, तो
वो कौन सा वर्ग था जो कि केवल ऐसे ऐसे तालियां पीट रहा था, जी हजूरी कर रहा था, अपने आकाओं के सामने नतमस्तक था और कह रहा था जापना तोहफा कबूल करो। वो इस देश का ब्राह्मणवादी मीडिया था जिसने अपने घुटने टेक दिए थे इस देश के शासक वर्ग के सामने। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को काम का लगता है तो नीचे जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।